नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 6 की तरफ, जिसका नाम है ब्रिटिश साम्राज्य एवं स्वातंत्र्य चेतना। इस पूरे के पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब भारत के ऊपर अब ब्रिटिश आधिपत्य जो था वो पूर्णतः जम चुका था, जिससे भारत की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः बदल चुकी थी। हमें देखने को मिल रहा है कि इस पूरे के पूरे अध्याय में हम एक राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सब अंग्रेजी शोषण के खिलाफ किस तरीके से भारतीय नेता, भारतीय जन सामान्य जो थे वो पूर्णतः इकट्ठे हुए और उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया, सबसे बड़े आंदोलन को जन्म किया, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस भाग यानी भाग नंबर 3 के अंदर हम उसी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो समझते हैं साहब राष्ट्रीय आंदोलन को। जब भी मैं इस राष्ट्रीय आंदोलन की बात करता हूं तो हम देखते हैं साहब इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो देखो, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत जो है वो 1857 से हुई। क्यों? क्योंकि ये जो 1857 का समय था, ये हमें देखने को मिलता है एक ऐसा विद्रोह था जो भारतीयों के लिए पूर्णतः पहला स्वतंत्रता संग्राम था। फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम था, पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेजी शोषण के खिलाफ जो आवाज उठाई, शुरुआत तो इसकी सैनिक विद्रोह से होती है, लेकिन बाद में हमें जन सामान्य के तौर पर सभी वर्ग जो थे इस विद्रोह से पूर्णतः जुड़ जाते। 1857 की क्रांति से हमें देखने को मिलता है कि आंदोलन की शुरुआत होती है, राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये 1857 का जो विद्रोह था वो एक प्रेरणा स्रोत बनता है आने वाली क्रांति के लिए, आने वाले सबसे बड़े इंपॉर्टेंट तौर पे आंदोलन के लिए। यानी हम पूर्णतः इस बात को समझ चुके हैं कि सब जो अंग्रेजों ने भारतीयों का राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर शोषण किया, उस शोषण के खिलाफ अब एक क्रांति, एक आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आंदोलन, सबसे ताकतवर क्रांति के तौर पर देखी जा सकती है। और वो है हमारा प्यारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी शुरुआत हम 1857 से मान सकते हैं। 1857 से लेकर 1919 तक का जो समय था, उस पूरे के पूरे काल के दौरान, उस पूरे के पूरे युग के दौरान हम देख सकते हैं कि पहला विद्रोह हुआ, फिर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना होगी। कांग्रेस एक राजनीतिक दल के तौर पर धीरे धीरे सशक्त होगा। शुरुआती तौर पर हमें उदारवादी युग देखने को मिलेगा, फिर हमें उग्रवादी नेताओं का युग आ जाएगा और 1919 तक हम देखते हैं कि एक बड़े प्लेटफॉर्म बन चुका था जहां पर राजनीतिक जन जागरण के कार्य हो रहे थे। 1919 से हम देखेंगे साहब कि 1915 में महात्मा गांधी आ जाते हैं और 1919 से पहले हम कहेंगे साहब बड़े स्तर के आंदोलन की शुरुआत जो है वो पूर्णतः होने वाली थी। और फिर हम देखेंगे साहब 1919 से 1947 तक, यानी महात्मा गांधी की राजनीतिक एंट्री से लेकर और जब तक हमें आजादी मिली, दूसरे वाले पार्ट के अंदर हम इस तरीके से देखेंगे। चलिए, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहब 1857 से 1919 तक के समय पे कि क्या स्थिति थी। 1857 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि साहब 1857 के अंदर विद्रोह हुआ, जो हम पिछले पार्ट के अंदर देख सकते हैं कि साहब ये विद्रोह कैसे होता है। एक सैन्य विद्रोह था। कारण था, तात्कालिक कारण जो था वो था कि साहब ब्राउन बेस राइफल को अब बदल दिया गया था एनफील्ड राइफल से। और सैनिकों को ये लगता है कि हमारा धर्म जो है वो पूर्णतः खतरे में आ जाएगा, ये हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये कारण जो है उसके साथ अन्य कारण पूर्णतः जुड़ जाते हैं और भारत के सभी वर्ग इस क्रांति के अंदर अपना योगदान देते हैं। हम देखते हैं कि सब इस विद्रोह का अंग्रेज जो है वो पूर्णतः बड़े स्तर के ऊपर दमन कर देते हैं, पूर्णतः खत्म कर देते हैं। मुश्किल बड़ी आती है अंग्रेजों को, पर क्योंकि भारतीयों का जो विद्रोह था वो हमें देखने को मिलता है उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ जा मिले। और हमें देखने को मिलता है कि इतना व्यवस्थित नहीं था जितना अंग्रेजों ने उसको पूर्णतः व्यवस्थित कर रखा था। साथ साथ में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी, उस समय की जो संचार प्रणाली थी वो ज्यादा ताकतवर थी। अंग्रेजों ने अपने और ज्यादा फोर्सेस जो है वो बाहर से मंगवा लिए थे। इस वजह से ये क्रांति जो है पूर्णतः खत्म हो जाती है, इस विद्रोह को पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है। अब स्थिति आई, इस विद्रोह के बाद हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों को एक बात समझ में आ जाती है कि जो ये शोषण कर रहे हैं, वो शोषण कौन कर रहा है? सब ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार जो है वो शोषण कर रही है जिससे भारतीय उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अब वो पहला काम करते हैं कि सब ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी ताकत को लेकर, अब असली ताकत किसके पास चल जाएगी? सब ईस्ट इंडिया कंपनी से चल जाएगी ब्रिटिश साम्राज्य के पास। किसके पास चल जाएगी? सब ब्रिटिश साम्राज्य के पास ताकत चल जाएगी। और क्योंकि ये ताकत का हस्तांतरण हो रहा है, कंपनी से ब्रिटिश सरकार के पास जा रहा है, तो इसके लिए एक अधिनियम आएगा और वो होगा साहब 1858 का अधिनियम। देखते समझने की कोशिश करते हैं। भारत का शासन कंपनी के हाथों के निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाने का यहां पर उल्लेख किया गया। लेकिन इस बात से ये समझना मत कि अब ब्रिटिश जो है वो उदार हो जाएंगे, नहीं भाई।
एक तरीके से शोषण का तरीका बदल गया था, शोषणकर्ता बदल गए थे। पहले कंपनी थी, पर अब उस शोषण को सरकारी अमला जो था वो पहना दिया गया था, यानी अब सरकार जो है, ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो पूर्णतः शोषण करेगा। दूसरी हमें देखने को मिलती है सब 1858 के अंदर अधिनियम आया, और उसके बाद अंग्रेजों को यह बात में समझ में आ गई कि जो भारतीयों का गुस्सा है, जो भारतीय बात कहना चाहते हैं, उन तक वो जरूर पहुंचनी चाहिए। और फिर भले शोषण का दमन चक्र जो है वो तो पूर्णतः चलता जाएगा, लेकिन उन तक बात रखने के लिए एक राजनीतिक तौर पर बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर हमें देखने को मिलती है कांग्रेस की स्थापना, जो कि हुई साहब 1885 के अंदर। हम अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम नाम का एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। तो वो पहले कलकत्ता के ग्रेजुएट से मिलता है, उनको कहता है कि साहब आपको भी राजनीति के अंदर जुड़ना चाहिए। फिर वो उस समय के गवर्नर जनरल से मिलता है, और बाद में वो कांग्रेस की स्थापना के अंदर अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। कांग्रेस की स्थापना की जाती है। पहले कांग्रेस का स्थापना की अगर बात की जाऊं तो पहला जो अधिवेशन होने वाला था वो पहले पूना में होने वाला था, पर वहां पर जो है वो बीमारी फैल जाती है, जिस वजह से अंत समय पर उसको बंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। बंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर पहला अधिवेशन होता है, और अधिवेशन के दौरान हम देखने को मिलते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो पूर्णतः इसके तौर पर आते हैं और कांग्रेस को अपने प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर कांग्रेस जो है वो राजनीतिक जन जागरण के कार्यों में लग जाती है। पहले अध्यक्ष के तौर पर बात करूं तो डब्ल्यू सी बनर्जी। तो दो तीन यहाँ पर फैक्ट कर लो कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर साहब। अगर इसमें जगह की बात करूं तो पहला अधिवेशन कहां पर होता है, तो अपने को याद रखना है साहब, पहला अधिवेशन अगर कोई पूछ ले तो अपने को याद रखना है, अधिवेशन अगर पूछ ले तो अपने को याद रखना है बंबई। बंबई में कहां पर साहब, तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। दूसरी बात यहां पर देखने को मिलता है कि पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो डब्ल्यू सी बनर्जी का नाम अपने को नाम याद रखना है, इसका डब्ल्यू सी बनर्जी, बनर्जी का नाम याद रखना। चलो, भारत के अंदर अंग्रेजी शासन और भारतीय राष्ट्रवादियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 1885 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी, हालांकि रिटायर्ड थे, जिनका नाम था एओ ह्यूम, द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्णतः स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ साहब, तो बंबई में हुआ, बंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ। इसके अंदर जो है कांग्रेस ने अपने आप को एक राजनीतिक जन जागरण के मंच के तौर पर उभारने की कोशिश करी, और काफी सारी मांगे जो है वो प्रथम अधिवेशन के दौरान रखी। तो कौन कौन सी ऐसी मांगे थी जो कांग्रेस ने पूर्णतः जो है अंग्रेजों के समक्ष रखी, किन किन बातों के लिए वो लोगों को पूर्णतः एकजुट करना चाहते थे। पहली मांग कि साहब सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है वो 22 वर्ष कर दी जाए। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है साहब कि भारत के लिए सिविल सेवा है, उन दिनों पर जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं उन दिनों आईसीएस अधिकारी हुआ करते हैं, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से। तो क्योंकि सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो पूर्णतः अपने आप में भारतीयों के लिए एक ऐसा मौका थी कि वो भी अपने आप को प्रशासनिक तौर पर वहां जा पाए। लेकिन आज के तौर पर तो बहुत सारे सुविधाएं जो है दी जाती है, लेकिन उस समय पर तो अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय एग्जाम दे ही नहीं। तो उन्होंने उम्र जो है वो इतनी ज्यादा कम रख दी थी कि एक भारतीय जैसे ही ग्रेजुएट होगा वो एग्जाम देगा, लेकिन वो तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी उम्र जा चुकी है। तो इस वजह से उम्र बढ़ाकर जो है 22 वर्ष कर दी जाए। एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना की जाए, भारत के अंदर प्रतिनिधि विधान सभाओं की स्थापना की जाए, आर्म्स अधिनियम जो था वो रद्द किया जाए, और इस तरह के कई सारे प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर किए गए। अब कांग्रेस जो था वो अपने आप को एक बड़ी राजनीतिक मंच के तौर पर उभार चुकी थी। अन्य वर्ग जो थे वो भी इससे पूर्णतः जुड़ते जा रहे थे। लेकिन जो शुरुआती कांग्रेस थी उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा था कि जो कुलीन वर्ग के, जो ताकतवर वर्ग के लोग थे वो पूरी तरीके से ज्यादा थे। अब ये जो कांग्रेस थी इसके अंदर हम देखेंगे साहब कि किस तरीके से कांग्रेस एक माध्यम बनती है राष्ट्रीय आंदोलन को तौर पर बढ़ाने के बीच। अब इस कांग्रेस के प्रमुख तौर पर हमें दो युग देखने को मिलते हैं। अपन 1857 से 1919 तक की बात करें, पर जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है हम इसको दो युगों के तौर पर कहें। पहला युग हमें देखने को मिलता है 1885 से 1905 तक, जिसमें उदारवादी युग। क्यों भैया? क्योंकि इनका उदारवादी रवैया होगा किनके प्रति? अंग्रेज के प्रति। ये चाहेंगे कि साहब हम प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कुछ सुधार हमें जो है वो मिल जाए, अंग्रेजों से अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया जाए कि अंग्रेज जो है उनके प्रति ऐसा रवैया रखा जाए कि सुधारात्मक रवैया रखा जाए। इसी वजह से इसको उदारवादी युग के साथ साथ में सुधारवादी युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाना चाहती, सत्ता का खत्म नहीं करना चाहते, बस सुधार कुछ करना चाहते। दूसरा युग हमें देखने को मिलता है 1905 से 1919 तक, जिसे हम उग्रवादी युग कहते हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है लाल बाल पाल जैसे बड़े नेता, जो कि ये चाहते हैं कि साहब अंग्रेज जो है वो पूर्णतः भारत छोड़कर चले जाएं, स्वराज जो है वो पूर्णतः भारत के अंदर आ जाए, और स्वराज जैसे ही बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि साहब भारत अपने आप में एक राष्ट्र के तौर पर उभर सकेगा। उग्रवादी युग जो है वो उदारवादियों के बिल्कुल खिलाफ, वो पूर्णतः चाहते हैं कि सब अंग्रेज बाहर में जाए, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने, इनको पूर्णतः हटाना चाहिए।
दोनों के अंदर हमें इनकी जो राजनीतिक पद्धतियां हैं उनके अंदर अलगाव देखने को मिलता है, पर दोनों चाहते एक ही थे साहब, भारत देश का भला, राजनीतिक तौर पे ताकत है। एक एक पार्ट को अपन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उदारवादी युग, कब से कब, 1885 से 1905 तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस युग को हम सुधारवादी युग भी कह सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये क्या चाहते थे सर, ये राजनीतिक तौर पर कुछ सुधार चाहते थे, कुछ सुधार चाहते थे। जैसे कि ऐसे कुछ अधिनियम आ जाएं जिसमें भारतीयों को भी प्रशासन के अंदर, सरकार के अंदर कुछ जिम्मेदारी मिल जाए। अब क्या ये सरकार को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं? नहीं भैया, ये जो प्रशासन है, जो सरकारी ढांचा है, उसके अंदर कुछ बदलाव करने की यहां पर पूर्णतः बात कर रहे हैं। इसके जो मुख्य नेताओं की अगर मैं बात करता हूं तो हमें देखने को मिलता है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सारे के सारे कुछ प्रमुख उदारवादी नेताओं के तौर पर हमें जाने जा सकते हैं। मुख्य ध्येय क्या है कि साहब, राजनीतिक स्तर, अंग्रेजों के सामने मैं कहूंगा कि साहब पेटिशन दायर करके, और हमें कहूंगा कि साहब उनके लिए एक राजनीतिक तौर पे ऐसा माहौल बना जाए कि अंग्रेज उनकी बातें सुने, पर चाहते क्या है साहब, सिर्फ सुधार। प्रमुख मांगे इनकी कौन कौन सी थी कि साहब, जो भारत परिषद था और उसके जो मंत्री थे, उनका पद जो है वो पूर्णतः समाप्त किया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रॉयल कमीशन की यहां पर एक नियुक्ति की जाए। सिविल सेवा परीक्षा के अंदर भारत और इंग्लैंड दोनों जगह के अंदर होनी चाहिए। भारत की सिविल सेवा परीक्षा है, लेकिन एग्जाम कहां पर हो रहा है साहब? इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। अब कोई सामान्य भारतीय तो वहां जा ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत का जो सिविल सेवा परीक्षा है वो भारत और इंग्लैंड दोनों में जाए, जिससे भारतीय बच्चों को भी, भारतीय छात्रों को भी मौका मिले साहब कि वे भी प्रशासनिक अधिकारी बन सके। भारत का सैनिक व्यय जो है वो पूर्णतः कम हो, क्योंकि भैया सैनिक व्यय से फायदा किसका हो रहा है? अंग्रेजों का फायदा हो रहा है। तो इस वजह से सैनिक व्यय जो है वो पूर्णतः कम हो। नमक के कर के अंदर कमी आई कि साहब, नमक जो है वो तो एक बड़ी सामान्य सी चीज है, अमीर और गरीब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब गरीब व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब नमक के ऊपर कर जो है वो लगा दिया जाएगा, तो कर के अंदर कमी की जाए। किसानों और जमींदारों के को जो है वो पूर्णतः शोषण से मुक्ति मिले, प्रेस की स्वतंत्रता तथा भारत के अंदर गरीबी दूर की जाए। तो ये इस तरीके से ये सारी प्रमुख मांगे थी उदारवादी युग के प्रमुख नेताओं की। प्रमुख नेता कौन है, मांग क्या है, कब से कब, ये तीन चीजें अपने को याद रखनी है। क्वेश्चन अपन शानदार आंसर जो है यहाँ पर दे पाएंगे। अब इस पूरे की पूरे युग के दौरान, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक का जो समय था, इस पूरे के पूरे युग की अगर मैं बात करता हूं तो इस दौरान हमें क्या सफलता देखने को मिलती है कि इस युग की सफलता का प्रमाण हमें देखने को मिलता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस भारत परिषद अधिनियम के दौरान क्या हो, उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो। भारत परिषद अधिनियम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो बजट होता था उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर चर्चा करने का अधिकार जो है पूर्णतः भारतीयों को मिल गया था। अब समझो, आज तो अगर हम संसद के अंदर बजट आता है तो पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उस समय पर बजट आएगा, अंग्रेजों द्वारा लाया गया, उसके ऊपर चर्चा का अधिकार जो है वो पूर्णतः भारतीयों को यहाँ पर मिल गया था, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ा राजनीतिक सुधार जो है पूर्णतः कहा जा सकता है। तो 1905 तक की स्थिति, 1905 की स्थिति के अंदर कैसे बदलाव आ रहा था? अब अंग्रेज जो थे वो अपना शोषण का जो चक्र था, दमन चक्र था, वो और ज्यादा बढ़ा रहे थे। घटना क्या हुई, पहले घटना समझ लो, फिर थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा। 1905 के अंदर हमें एक स्थिति देखने को मिलती है। क्यों स्थिति देखने को मिलती है? अगर हम भारत का मैप यहां पर देखेंगे तो हमें उस समय का जो सबसे ताकतवर राज्य है, जो सबसे ताकतवर प्रांत है, वो कौन सा देखने को मिलता है? तो आप कहोगे साहब, उस समय का जो सबसे ताकतवर प्रांत था वो था ये वाला इलाका, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बंगाल के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर इस बंगाल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। बंगाल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। भारतीयों ने पूछा कि साहब क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि हम प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं कि साहब जो पश्चिमी बंगाल है वो ज्यादा अच्छा है प्रशासनिक तौर पे, पूर्वी बंगाल जो है वहां तक प्रशासन नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पर अंग्रेज प्रशासन बढ़ाना चाहेंगे? भाई बिल्कुल भी नहीं। वो क्या चाहते होंगे? वो चाहते होंगे भारतीयों को खत्म करना, भारतीयों का दमन करना, बर्बाद करना। कैसे भैया? हमें देखने को मिलता है वो चाहते थे कि साहब बंगाल के अंदर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको पूर्णतः खत्म कर दिया जाए, और बंगाल का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने आप के तौर पर, राजनीतिक तौर पर जन जागरण फैला रहा है, उसको पूर्णतः खत्म कर दिया जाए, बांट दिया जाए। ये उनकी चाल थी। जैसे 1905 का समय आता है तो कांग्रेस का एक धड़ा जो था इस बात से नाराज होता है और वो समझता है कि अंग्रेजों का असली चेहरा तो ये है, ये सुधारवादी युग जो है, ये तो सुधारवादी जो नेता है, उदारवादी जो नेता है, ये पूर्णतः सही नहीं है। अंग्रेजों के प्रति रवैया कैसा होना चाहिए? उग्र रवैया होना चाहिए। तो अब एक नया युग, नए नेता और एक अलग पद्धति जो है हमें देखने को मिलेगी, यानी कि उग्रवादी युग जो है उसकी पूर्णतः शुरुआत। 1905 से 1909 तक का समय,
भारत के युवा क्रांतिकारियों ने जिस उग्र राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ किया उसे उग्रवादी आंदोलन के नाम से भी पूर्णतः जाना जाता है। इनकी पद्धतियां क्या ये चाहेंगे साहब, हम तो स्वराज चाहते हैं, हम तो अंग्रेजों को पूर्णतः हटाना चाहते हैं, हम तो स्वदेशी चाहते हैं, हमारे भारत की बात है तो हम स्वदेशी चीजें चाहेंगे। इनके प्रमुख नेता कौन थे साहब? तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लाल पाल या बाल के नाम से जानते थे। पंजाब में संभाल रखा था मोर्चा लाला लाजपत राय ने। महाराष्ट्र के अंदर संभाल रखा था मोर्चा यानी कि बंबई क्षेत्र के अंदर मोर्चा संभाल रखा था पूरी तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने, और बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के अंदर जो है वो अपना मोर्चा संभाल रखा था। अच्छा, इस पूरे के पूरे युग की अगर मैं एक लाइन के अंदर बात बताने की कोशिश करूं तो मुझे याद आती है बाल गंगाधर तिलक की एक बड़ा इंपॉर्टेंट कथन। वो कहते हैं कि साहब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो सोचो भाई, बाल गंगाधर तिलक की ये बात जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखने लायक हो जाए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां और अमानवीय व्यवहार ने भी उग्र राष्ट्रीयता को जागृत करने के अंदर योगदान दिया। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को शासन के अंदर उच्च पदों पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1905 के अंदर प्रशासनिक सुधार के नाम पर उसने बंगाल का पूर्णतः विभाजन कर दिया। ये लॉर्ड कर्जन ही जो था वो जड़ था जिससे भारतीयों का शोषण बढ़ गया था। इसके पीछे उसने उद्देश्य दिया कि साहब बंगाल को क्यों विभाजित किया। उसने कहा कि साहब उसका उद्देश्य जो है, इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि वो हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन करना चाहता था। बोला क्या कि साहब मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सुधार करना चाहता हूं। उग्रवादियों ने बंगाल का विभाजन का पूर्णतः विरोध किया। विरोध स्वरूप विदेशी माल का बहिष्कार किया तथा उनकी होली जलाई और स्वदेशी पर जो है वो पूर्णतः जोर लगा। उन्होंने बोला कि साहब विदेशी माल जो है उसका पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने बोला कि साहब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्वराज। पर स्वराज मिलेगा कैसे साहब? स्वराज मिलेगा स्वदेशी से। अच्छा, स्वदेशी कैसे आएगा साहब? जब हम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार के लिए क्या ज्ञान चाहिए साहब? राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा, इन तीनों को कर दोगे तो क्या हो जाएगा साहब? हमारा स्वराज जो है वो मिल जाएगा। यानी स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और अंत में मिल जाएगा हमें हमारा स्वराज। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तो सोच रहे हो आप किस प्रकार अब राजनीति के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन हुए। भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। उदारवादी और उग्रवादियों के बीच अब वैचारिक मतभेद हो रहा था। ये वैचारिक मतभेद क्या हो रहा था? देखो, जब 1905 का बंग भंग आंदोलन या जो आगे चल के स्वदेशी आंदोलन बनता है, जो पूर्णतः अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करता है, अंग्रेजों का बहिष्कार करता है, वो ये कारण क्या था उसका? बंगाल का विभाजन। अब जो उग्रवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि साहब इस पूरे के पूरे आंदोलन को बंगाल से अब अन्य क्षेत्रों के अंदर भी ले जाओ। पर जो उदारवादी नेता थे वो ये कहते थे कि भैया नहीं, हम तो इस आंदोलन को बंगाल की समस्या बंगाल तक ही सीमित रखो। साथ साथ में उग्रवादी नेता ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेजों के सामने इतनी प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका जो मुख्य ध्येय है वो तो शोषण ही। और उदारवादी कह रहे थे कि नहीं भैया, राजनीति होनी चाहिए कौन सी? सुधारवादी राजनीति होनी चाहिए। यानी एक वैचारिक मतभेद जो था वो मिला। वैचारिक मतभेद कब हुआ साहब? 1907 के अंदर ये वैचारिक मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया जब 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन होता। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते, तो हमें देखने को मिलता है 1907 के अंदर सूरत के अंदर अधिवेशन हो रहा था। अब कांग्रेस के अंदर जो दो धड़े थे वो ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर पूर्णतः बट गए। एक बन गया गरम दल, एक बन गया नरम दल। गरम दल कौन सा? उग्रवादी नेताओं का धड़ा। नरम दल कौन सा साहब? उदारवादी नेताओं का धड़ा। तो भाई याद करो साहब, उदारवादी नेता कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, उग्रवादी नेता कौन से? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम यहाँ पर याद रखना है। उग्रवादी दल के नेता, जो प्रमुख नेता थे, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के अंदर हुआ। उन्होंने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का पूर्णतः प्रकाशन किया। उन्होंने किताब भी लिखी थी जिस किताब का नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य किताब को इंपॉर्टेंट तौर पे नाम याद रखना। क्लियर? आओ साहब नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की यहां पर बात कर रहा हूं तो इनको कहा जाता था साहब शेर ए पंजाब। अब आगे चल के हम देखेंगे कि साहब लाला लाजपत राय का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा। एक बार अंग्रेज जो है कमीशन लेकर आते हैं, ये आगे की बात है पर क्योंकि यही कॉन्टेक्स्ट है किताब में तो उस बात को और समझ लेते हैं। एक बार अंग्रेज जो है वो संवैधानिक सुधार के लिए एक कमीशन, एक आयोग का गठन करते हैं, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नहीं था तो सारे भारतीय विरोध करते हैं। पंजाब के अंदर विरोध का मोर्चा संभाल रखा था साहब लाला लाजपत राय ने। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध के दौरान सत्याग्रह आंदोलन का पूर्णतः नेतृत्व किया और हमें देखने को मिलता है साइमन आयोग के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उस दौरान लाठी चार्ज के अंदर हमें देखने को मिलता है लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो गए थे।
उन्होंने पंजाबी और वंदे मातरम नामक समाचार पत्रों का पूर्णतः संपादन किया। दयानंद सरस्वती की विचारधारा से पूर्णतः जुड़े हुए थे और काफी सारे स्कूल और कॉलेजों की भी इन्होंने यहाँ पर स्थापना करी। इसी प्रकार अन्य नेताओं के बारे में बात करूं तो अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल थे, जो कि प्रमुख उग्रवादी नेताओं में से एक थे। प्रमुख उग्रवादी नेताओं में से एक थे। तो भैया ये कहानी थी हमारे उग्रवादी नेताओं। हमने शुरुआत करी साहब राष्ट्रीय आंदोलन से, राजनीतिक आंदोलन से, चरणों के बारे में चर्चा करी। हमने कांग्रेस की स्थापना देखी, हमने 1858 का अधिनियम देखा, हमने उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बारे में एक विस्तृत चर्चा करी। तो आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।